गोल्फन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसके सेल फोन की घंटी बज उठी थी, तो वो चौंक पड़ा। सेल फोन सामने मेज पर रखा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठाया और फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले देखने लगा। स्क्रीन पर एक नया नंबर डिस्प्ले हो रहा था। यस, गोल्फन बोल रहा हूँ, गोल्फन ने जवाब देते हुए कहा। रेमिड बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, क्यों फोन किया है? गोल्फन ने पूछा। बॉस, डाशर का पता चल गया है, दूसरी तरफ से रेमिड की आवाज सुनाई दी तो गोल्फन बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, कहाँ है वो? कैसे पता चला उसका? गोल्फन ने तेज लहजे में पूछा। वो नाराक में ही है बॉस, एक खसूसी मेकअप में, जिसकी वजह से हम उसे तलाश नहीं कर सके थे। हमने उसके मेकअप में होने के पेश नजर जगह जगह MM1 कैमरे लगा दिए थे। खासतौर पर इन तमाम जगहों पर हमने खुफिया कैमरे लगाए थे जहां डाशर का आना जाना ज्यादा होता था। MM1 कैमरे हर किस्म के मेकअप को चेक कर सकते हैं और असल चेहरा सामने ले आते हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर इन कैमरों से नाराक की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज हमने जैसे ही होटलों और रेस्टोरेंटों की चेकिंग शुरू की तो हमें होटल क्लाउड की लॉबी में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मेकअप में है और जब हमने उसे चेक किया तो खसूसी कैमरे ने उसका असल चेहरा वाज़ेह कर दिया। वो डाशर ही है बॉस, रेमंड ने कहा तो गोल्फन बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुमको 100% यकीन है कि वो डाशर ही है? गोल्फन ने पूछा। यस बॉस, उसका असल चेहरा हमारे सामने है। मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। वो उसी होटल में ड्रासर के नाम से ठहरा हुआ है और वो अभी 2 रोज कबल ही अनगाना जजीरे से आया है, गोल्फन ने कहा। तुम कहां से कॉल कर रहे हो? गोल्फन ने पूछा। होटल क्लाउड की लॉबी से बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। वो वहां क्या कर रहा है? गोल्फन ने कहा। मैंने डाशर के एक करीबी दोस्त जोकियो से मालूमात हासिल की हैं बॉस। उसने भी यही बता दिया है कि ये डाशर ही है जो अनगाना गया था और 2 रोज कबल वापस आया है। डाशर के दोस्त जोकियो ने बताया है कि डाशर किसी यूरोपीय संस्थान से इस होटल में मिलने के लिए आया है और वो संस्थान डाशर के जरिए कोई चीज हासिल कराना चाहता है जिसका वो भारी मुआवजा देने के लिए तैयार है, रेमंड ने जवाब दिया। ओह, तो क्या डाशर वो फार्मूला इस यूरोपीय संस्थान को फरोख्त करने का प्रोग्राम बना रहा है? गोल्फन ने चौंक कर कहा। मालूम तो यही हुआ है बॉस, रेमंड ने कहा। तो अब ये डाशर गद्दारी पर उतर आया है, उसे इस गद्दारी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, गोल्फन ने गुर्रा कर कहा। यस बॉस, अब क्या हुक्म है, उसे उठा लिया जाए? रेमंड ने पूछा। हाँ, एक लम्हे की भी देर नहीं होनी चाहिए। इस बार उसे किसी सूरत में तुम्हारे हाथों से बचकर नहीं निकलना चाहिए। वो डीलिंग करने आया है, इसका मतलब है कि फार्मूला उसके पास ही है। उसे उठाओ और फौरी तौर पर ब्लैक हाउस पहुंचा दो। उसे मैं खुद बात करूंगा और देखता हूं कि वो फार्मूला हमें कैसे नहीं देता है, गोल्फन ने पूछा। यस बॉस, रेमंड ने जवाब दिया। तुम फौरी तौर पर अपने आदमियों को लेकर इस होटल को घेर लो और उसके फरार होने के तमाम रास्ते बंद कर दो और जब वो यूरोपीय संस्थान आए तो उसे गोली मारकर हलाक कर देना, गोल्फन ने पूछा। ओके बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, रेमंड ने जवाब देते हुए कहा। गुड, काम होते ही मुझे रिपोर्ट करना, मैं फौरन ब्लैक हाउस पहुंच जाऊंगा, गोल्फन ने कहा और फिर उसे मजीद चंद हदायत देने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। मुझे चीफ को खुशखबरी दे देनी चाहिए, गोल्फन ने कहा और उसने कर्नल रिचर्डसन को कॉल करने के लिए रिसीवर उठाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। नहीं, पहले ये डाशर हाथ आ जाए और उससे मैं फार्मूला हासिल कर लूं, उसके बाद मैं फार्मूला लेकर ही चीफ के पास जाऊंगा, गोल्फन ने बड़बड़ाते हुए कहा। 1 घंटे बाद दोबारा फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और फोन का रिसीवर उठा लिया। गोल्फन बोल रहा हूँ, गोल्फन ने करख्त लहजे में कहा। रेमिड बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से रेमिड की आवाज सुनाई दी। यस रेमिड, क्या रिपोर्ट है? गोल्फन ने पूछा। काम हो गया है बॉस, हमने होटल को घेर लिया था और फिर हम लॉबी में दाखिल हुए और डाशर को घेर लिया। डाशर ने भागने की कोशिश की लेकिन वो हमारे घेरे से ना निकल सका। वो फौरन ही हमारी गिरफ्त में आ गया। मैंने एहतियातन उस पर डार्ट फायर कर दिया था ताकि वो बेहोश हो जाए। उसके बेहोश होते ही हम उसे
ब्लैक हाउस ले आए हैं और अब वो ब्लैक हाउस के डार्क रूम में राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। रेमंड ने तफसील बताते हुए जवाब दिया। और उस यूरोपीय साइंसदान का क्या हुआ है? गोल्फन ने पूछा। वो डैशर से मिलने आया था, लेकिन उसे देखते ही गोली मार दी गई थी, रेमंड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं ब्लैक हाउस पहुंच रहा हूँ। मेरे आने तक डैशर को होश नहीं आना चाहिए, गोल्फन ने कहा। यस बॉस, रेमंड ने कहा तो गोल्फन ने रिसीवर रखा और फौरन उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में वो तेज रफ्तार कार में सवार नाराक की फराख सड़कों पर उड़ा जा रहा था। फिर एक रिहायशी कॉलोनी की तरफ मुड़ गया। इस कॉलोनी में डार्क हार्ट का खसूसी पैंट ब्लैक हाउस मौजूद था। उसने कार एक कोठी की पोर्च में ले जाकर रोकी और फिर वो रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर में वो अपने साथी रेमंड के साथ ब्लैक रूम में दाखिल हुआ, जहां रेमंड ने उस आदमी को एक राज वाली कुर्सी पर जकड़ रखा था, जिसके बारे में उसका कहना था कि वो डैशर है। उस आदमी का सर ढलका हुआ था, शायद वो बेहोश था। गोल्फन चंद लम्हे उस आदमी को देखता रहा, फिर वो उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में उसके अलावा कोई न था। रेमंड साइड की एक दीवार के पास खड़ा हो गया। इसे होश में लाओ, गोल्फन ने रेमंड को हुक्म दिया तो रेमंड ने अस्बात में सर हिलाया और तेजी से साइड दीवार के पास रखी हुई एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी के पट खोले और फिर एक खाने में पड़ा हुआ एक बॉक्स उठा लिया। उसने बॉक्स खोलकर उसमें रखी हुई एक सुरंज निकाली और बॉक्स बंद करके वापस अलमारी के खाने में रख दिया। सुरंज में हल्के जर्द रंग का मेलोल भरा हुआ था। वो सुरंज लेकर बेहोश डैशर की तरफ बढ़ गया। उसने सुरंज से कैप उतारी और फिर वो डैशर के बाजू पर इंजेक्शन लगाने में मसरूफ हो गया। उसे इंजेक्शन लगाकर वो हटा और उसने खाली सुरंज साइड दीवार के पास पड़ी हुई डस्टबिन में उछाल दी। चंद लम्हों बाद डैशर के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसने होश में आते ही उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। ये क्या मतलब? ये सब क्या है? कौन हो तुम और मुझे यहाँ लाकर क्यों जकड़ा गया है? डैशर ने आंखें फाड़ते हुए कहा। गोल्फन और उसके साथी चूंकि मेकअप में थे, इसलिए वो उन्हें न पहचान सका था। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं है डैशर, गोल्फन ने उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो डैशर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कुक, क्या मतलब? तुम्हारी आवाज? तुम गोल्फन, डैशर ने हकलाती हुई आवाज में कहा। गुड शो, तो तुमने पहचान ही लिया मुझे, गोल्फन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? और तुम? डैशर ने खौफ भरे लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल था तुम डार्क हार्ट को धोखा देकर भागते और छुपते रहोगे और हम तुम तक न पहुंच सकेंगे? गोल्फन ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। मैंने कोई धोखा नहीं किया है, डैशर ने मुंह बनाकर कहा। तो फार्मूला लेकर कहाँ गायब हो गए थे तुम? गोल्फन ने उसे घूरते हुए कहा। मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मुझे गायब किया गया था, डैशर ने कहा तो गोल्फन बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? गोल्फन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें अकेले में सब कुछ बताऊंगा, डैशर ने एक तरफ खड़े रेमंड की तरफ देखते हुए कहा। गोल्फन चंद लम्हे उसकी तरफ गौर से देखता रहा, फिर उसने होंठ खींच लिए। रेमंड, गोल्फन ने रेमंड से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, रेमंड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। बाहर चले जाओ, गोल्फन ने कहा। ओके बॉस, रेमंड ने कहा और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब कमरे में गोल्फन और राड्स वाली कुर्सी में जकड़े हुए डैशर के सिवा वहां कोई न था। हाँ, अब बताओ क्या कहना है तुमने मुझसे अकेले में? गोल्फन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब फार्मूला लेकर आया तो मुझे एयरपोर्ट पर क्लार्क मिला था, डैशर ने कहा। क्लार्क? कौन क्लार्क? गोल्फन ने चौंक कर कहा। मैं क्लार्क एलडी की बात कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक ब्लैक क्रॉस एजेंसी से है, डैशर ने जवाब दिया। ओह, वो एयरपोर्ट पर क्या कर रहा था? गोल्फन ने चौंकते हुए कहा। वो अपने किसी दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई टैक्सी हायर करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ देगा। वो चूंकि मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में अचानक कार में अजीब सी बू फैल गई।
उससे पहले कि मैं कुछ समझता और सांस रोकता, मेरा बू मेरे दिमाग पर हावी हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। मेरे जिस्म में शदीद ऐंठन थी। यूं लग रहा था जैसे गर्दन से नीचे का मेरा जिस्म बेजान सा हो। मेरे पास एक नर्स थी। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि मैं एक सरकारी अस्पताल में हूँ। मुझे 4 गोलियां मारी गई थी और मैं शदीद जख्मी हालत में मुतलका इलाके की पुलिस को एक सड़क के किनारे पड़ा मिला था। मेरा बहुत खून जाया हो चुका था और मैं तकरीबन मरने के करीब था। पुलिस मुझे एम्बुलेंस में डालकर फौरन अस्पताल ले आई और मेरा फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। मेरे जिस्म से 4 गोलियां निकाल ली गईं, जिनमें से 2 पेट में लगी थी और 2 सीने में। बहरहाल डॉक्टरों ने शदीद कोशिश के बाद मेरी जान बचा ली। उसके बाद पुलिस ने आकर मेरा बयान लिया, लेकिन मैं उन्हें भला अपने बारे में असल हकायक से कैसे आगाह कर सकता था। इसलिए मैंने उन्हें यही कहकर टाल दिया कि मुझ पर चंद नामालूम अफराद ने हमला किया था और मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गए थे और मुझे गोलियां मार दी थी। मैंने पुलिस वालों को उन अफराद के हुलिये भी बता दिए, जो जाहिर है फैक्ट थे। मैंने पुलिस वालों से अपने सामान के बारे में कुछ न पूछा। मुझे यकीन था कि ये सब कुछ मेरे दोस्त क्लार्क का किया धरा है। उसने कार में बेहोश करने वाली गैस फायर की थी ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और उसके बाद उसने मुझे किसी वीरान जगह ले जाकर गोलियां मार दी और ये समझकर छोड़ दिया कि मैं हलाक हो चुका हूं। मेरा सारा सामान उसकी कार की डिग्गी में था। मेरे पास एक ब्रीफ केस था और उसी ब्रीफ केस के एक खुफिया खाने में वो माइक्रोफिल्म छुपाई हुई थी, जिसमें एंटी मिसाइल का फार्मूला है। जाहिर है क्लार्क ने मुझसे फार्मूला हासिल करने के लिए ही ये सब कुछ किया था। उसे शायद इस बात का पता चल गया था कि फार्मूला मेरे पास है और उसे इस बात का भी इल्म हो गया था कि मैं किस फ्लाइट से और किस हुलिये में एक्रेमिया पहुंच रहा हूं। उसके बाद उसने या फिर उसकी एजेंसी ने प्लानिंग की और फिर वो फार्मूला ले उड़े। मैं कई रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहा। इस दौरान मुतलका पुलिस मेरी भरपूर निगरानी करती रही, लेकिन मैंने उन पर असल हकीकत शो ना होने दी और फिर मौका मिलते ही मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। मैंने हुलिया बदला और फिर मैं पूरी शिद्दत से क्लार्क को तलाश करने में मसरूफ हो गया ताकि उससे पूछ सकूं कि उसने ये सब क्यों किया है और एंटी मिसाइल फार्मूला कहाँ है। उसकी तलाश में मुझे बार बार हुलिये बदल बदल कर एक्रेमिया के हर हिस्से में जाना पड़ रहा था, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। मुझे क्लार्क का कुछ इल्म ना हो रहा था कि वो आखिर है कहाँ। डॉक्टर ने तफसील बताते हुए कहा, है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी इस कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा, गुलफन ने गुरा कर कहा। तुम्हें यकीन नहीं तो मेरा जिस्म देख लो। गोलियों के निशान अब भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं और अगर तुम अस्पताल और मुतलका इलाके के थाने से मालूमात हासिल करना चाहो तो वहां भी तुम्हें पता चल जाएगा कि किन पुलिस वालों ने मुझे शदीद जख्मी हालत में सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर ने मुंह बनाकर कहा, अगर तुम अस्पताल में थे और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था तो फिर तुमने चीफ से इस फार्मूले का सौदा करने की कोशिश क्यों की थी? बोलो, गोल्फर ने गुर्राते हुए कहा। सौदा? क्या मतलब? कैसा सौदा? डॉक्टर ने चौंक कर कहा। उस फार्मूले के बदले तुम चीफ से 50 करोड़ डॉलर तलब किए थे। बोलो, क्या किया था ना तुमने? चीफ को कॉल और उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी। जवाब दो, गोल्फर ने गुस्सीले लहजे में न कहा। ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फार्मूला चोरी हो जाने की वजह से मैं परेशान था। मैं डर रहा था कि अगर मैंने चीफ से बात की और चीफ को ये इल्म हुआ कि मैं फार्मूला गिनवा चुका हूँ तो चीफ ने मेरी इस कामयाबी को नाकामी करार देकर मुझे फौरी तौर पर गोली मारने का हुक्म दे देना है। क्योंकि मैं जानता था कि फार्मूला किसके पास है, इसलिए मैं सबसे पहले उसे तलाश करना चाहता था ताकि उससे न सिर्फ फार्मूला हासिल कर सकूं बल्कि उससे अपना बदला भी ले सकूं। वो मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया था। मेरा सिर्फ यही इरादा था कि मैं जल्द से जल्द क्लार्क तक पहुंच जाऊं और उससे हर कीमत पर फार्मूला हासिल कर लूं। फार्मूला हासिल करने तक मैं न चीफ को कॉल करना चाहता था और न अपनी एजेंसी के किसी रुकन को, और मैंने ऐसा ही किया था। और तुम कह रहे हो कि मैंने चीफ को कॉल करके उनसे फार्मूले का सौदा करने की कोशिश की थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और गोल्फन ने उसके चेहरे के तसरात देखकर अंदाजा लगाया कि डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा है। उसके चेहरे पर मौजूद हैरत और परेशानी असल थी। मुझे अब भी तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा है डॉक्टर। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया था और फार्मूला तुम्हारे पास नहीं था तो फिर तुम्हारा इस तरह एजेंसी से भागने और छुपने का क्या मतलब हो सकता है? तुम्हारे दोस्त जोकियो के कहने के मुताबिक तुमने एक यूरोपीय संस्थान से रब्ता किया था जिससे मिलने के लिए तुम अल्बानियो होटल में आए थे। जोकियो के कहने के मुताबिक तुम फार्मूला उस यूरोपीय संस्थान को फरोख्त करने का प्रोग्राम बना रहे थे। बोलो, क्या ये सब सच नहीं है? गोल्फर ने कहा।
यूरोपीय संस्थान? क्या मतलब? मैं किस यूरोपीय संस्थान से मिलने जा रहा था? डाशर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर तुम किस लिए आए थे? इस होटल में मौजूद थे, गोल्फन ने कहा। मैं जोकियो के साथ मिलकर हर उस जगह और ठिकानों के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था जहां मुझे क्लार्क के मिलने की उम्मीद थी। जोकियो इस मामले में मेरा भरपूर अंदाज में साथ दे रहा था। आज उसी ने मुझे खास तौर पर इस होटल की लॉबी में बुलाया था कि उसे क्लार्क के बारे में एक टिप मिली है। उसे एक आदमी का पता चला है जो क्लार्क के बारे में जानता है कि वो कहां पर छुपा हुआ है। जोकियो के कहने के मुताबिक वो आदमी एक यूरोपी के रूप में मुझे होटल में आकर मिलेगा। क्लार्क के बारे में बताने के लिए वो $5 लाख की डिमांड कर रहा था। अगर मैं उसे डील कर लूं तो वो मुझे क्लार्क तक पहुंचा सकता है। मैं उसी आदमी से मिलने के लिए होटल पहुंचा था, लेकिन फिर न जाने कहां से मेरी कमर में एक सुई मारी गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। डैशर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो वो यूरोपियन संस्थान नहीं बल्कि कोई इन्फॉर्मर था, गोल्फन ने चौंक कर कहा। हाँ, डैशर ने जवाब दिया, लेकिन जोकियो ने तो कहा था कि वो यूरोपी एक संस्थान है और तुम उससे होटल में मिलकर फार्मूले का सौदा करना चाहते हो, गोल्फन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि ये जोकियो मेरे साथ डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ वो मेरे साथ मिलकर क्लार्क की तलाश में लगा हुआ था और दूसरी तरफ वो तुम्हें मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, डैशर ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, लेकिन जोकियो को ये सब करने की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारा गहरा दोस्त है, गोल्फन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इन बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो क्लार्क के साथ मिल गया हो और उसके कहने पर मेरे खिलाफ जाल बिछा रहा हो ताकि मैं फंस जाऊं और मुझे देखते ही गोली मारकर हलाक कर दिया जाए, और इस बात की किसी को खबर भी ना हो कि फार्मूला कहाँ है। रही बात जोकियो के दोस्त होने की, तो उसके बारे में तुम भी बखूबी जानते हो कि वो दौलत परस्त आदमी है। दौलत के लिए वो अपनों की गर्दनें भी काटने से तरेक नहीं करता। फिर उसके सामने मेरी दोस्ती क्या हैसियत रखती है? डैशर ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारी बातें अजीब हैं डैशर। अगर तुम्हारे साथ ये सब हो गया था तो तुम चीफ से एक बार मिलकर उसे सारी हकीकत बता देते। तुम मेरे भी दोस्त थे, मुझसे ही एक बार राब्ता कर लेते तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस क्लार्क को तलाश करता और अब तक वो हमारे हाथ भी आ चुका होता, गोल्फन ने मुंह बनाकर कहा। मैं डर गया था गोल्फन। तुम जानते हो कि चीफ सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नाकामी से उसे शदीद नफरत है। चीफ को इस बात का पता चलता कि मैं पाक एशिया से कामयाब होकर यहाँ आया था और मुझे दूसरी एजेंसी का एजेंट फार्मूला हासिल करके निकल गया था, जो मेरा दोस्त भी था, तो चीफ ने मुझे एक लम्हे में गोली मार देनी थी और मेरी लाश बरकी पट्टी में डलवा देनी थी। मैं अपनी कामयाबी को किसी भी सूरत में नाकामी में बदलते नहीं देख सकता था। क्लार्क का ताल्लुक ब्लैक क्रॉस एजेंसी से है और मुझे यकीन था कि मैं जल्दी उस तक पहुंच जाऊंगा, डैशर ने कहा। अगर तुम वाकई डार्क हार्ट के साथ धोखा नहीं कर रहे तो फिर चीफ को कॉल किसने किया था? फार्मूले का सौदा करने वाला कौन था? चीफ को इस बात का यकीन है कि वो आवाज तुम्हारी ही थी, गोल्फन ने होंठ काटते हुए कहा। ओह ओह, दूसरों की आवाजों की नकल करने वाला यहाँ एक ही इंसान है। ये काम यकीनन उसी ने किया है, डैशर ने चौंकते हुए कहा। तो गोल्फन भी चौंक पड़ा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? गोल्फन ने चौंकते हुए कहा। ब्लैक क्रॉस एजेंसी का चीफ हाशर। जिस तरह से पाक एशिया का अली इमरान हर आदमी की आवाज की नकल करके लोगों को अहमक बनाता है, उसी तरह हाशर भी किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। ये काम यकीनन उसी ने किया होगा, डैशर ने कहा। तो गोल्फन गुस्से से होंठ चबाने लगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ब्लैक क्रॉस एजेंसी के चीफ हाशर के हुक्म से तुम्हारे दोस्त क्लार्क ने तुम पर हमला किया था और तुम्हें गोलियां मारकर फेंक दिया था और उसके बाद उसने फार्मूला चीफ हाशर के हवाले कर दिया था। चीफ हाशर ने डार्क हार्ट के चीफ को तुम्हारी आवाज में कॉल किया और फार्मूले के $50 करोड़ मांगे ताकि चीफ तुम्हारी तलाश में लगा रहे, गोल्फन ने होंठ चबाते हुए नहायत खुशीले लहजे में कहा। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि क्लार्क और चीफ हाशर ने जानबूझकर ये सारी प्लानिंग की थी ताकि डार्क हार्ट मेरी तलाश में लगी रहे और इस बात का किसी को इल्म ना हो सके कि मेरा पाक एशिया से लाया हुआ फार्मूला ब्लैक क्रॉस एजेंसी के पास है, डैशर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। अगर ये सारी गेम चीफ हाशर की है तो उसे ये गेम बेहद महंगी पड़ेगी, डैशर, और अगर तुम मुझे ये सारी कहानी सुनाकर अहमक बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा ना होगा,
तुम इस वक्त मेरी कैद में हो और मेरी कैद से भाग निकलना तुम्हारे पास की बात नहीं है। अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम अपने दोस्त क्लार्क की 4 गोलियां खाने के बावजूद बच गए हो, लेकिन मेरी गोली से बचकर निकलना तुम्हारे बस की बात ना होगी। मैं तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारे सर में गोली मार उतारूंगा। गोल्फन ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है गोल्फन, तुम उसकी इंक्वायरी कर लो। अगर मेरी एक बात भी झूठी निकले तो तुम वाकई मुझे आकर गोली मार देना। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये सारा खेल ब्लैक क्रॉस एजेंसी का ही है और मुझे मेरे दोस्त क्लार्क ने धोखा दिया है, जिसके साथ ये जोकियो भी मिला हुआ है। तुम सबसे पहले इस जोकियो को उठाओ। मुझे यकीन है कि यहाँ आने के बाद वो खुद ही सारी हकीकत तुम्हें बता देगा, डाशर ने कहा। तुम्हारा जोकियो से रब्ता कब से है? गोल्फन ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। पिछले 3 हफ्तों से। वो मेरे साथ है और मैं उसकी मुहैया करदा रिहाइशगाह में ही रह रहा हूँ। वो मेरी माली इमदाद भी कर रहा है और उसने मुझे हर किस्म की सहूलत दे रखी है, डाशर ने जवाब दिया। है तो तुम्हारे बारे में जोकियो सब कुछ जानता है। उसके बावजूद उसने तुम्हारे बारे में ना हमें और ना ही चीफ को कुछ बताया, बल्कि वो इस अंदाज में काम कर रहा था जैसे वो हमारे साथ मिलकर तुम्हें तलाश कर रहा हो, गोल्फन ने होंठ चबाते हुए कहा। वो बेहद काया इंसान है। मुझसे गलती हुई जो मैंने उस पर भरोसा कर दिया। मेरी समझ में ये बात भी नहीं आ रही है कि अगर जोकियो मुझे फंसाना ही चाहता था तो फिर उसने मेरे बारे में तुम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे आज फंसाने की कोशिश क्यों की? डाशर ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर वो तुम्हें फंसाना ही चाहता था तो तुम्हारे बारे में उस क्लार्क को भी तो बता सकता था, और अगर वो उसके साथ मिल गया था तो उसके कहने पर वो खुद भी तुम्हें गोली मार सकता था। लेकिन उसने ऐसा ना किया और हमें इतला दे दी कि तुम होटल अल्बानियों की लॉबी में एक यूरोपीय संस्थान से मिलकर फार्मूले का सौदा करने वाले हो, गोल्फन ने कहा। ये सारा क्या खेल है और जोकियो ने ये सब क्यों किया है? उसके बारे में वो ही बता सकता है। तुम सब कुछ छोड़कर पहले उसे अपनी गिरफ्त में लो। अगर वो क्लार्क के लिए काम कर रहा है तो फिर वो यकीनन जानता होगा कि क्लार्क कहाँ छुपा हुआ है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, डाशर ने कहा। है ठीक है, मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर तुम्हारे सामने वो सब कुछ बताएगा कि ये सारा चक्कर आखिर है क्या। अगर वो गलत साबित हुआ तो उसका हशर इबरतनाक होगा, और अगर तुम्हारी एक भी बात गलत साबित हुई तो फिर तुम्हारा अंजाम भी इबरतनाक होगा। ये याद रखना, गोल्फन ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारी कैद में हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, तो फिर तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार जोकियो को यहाँ ले आओ और उसे मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हारे सामने सारा सच उसकी जबान से उगलवा लूंगा, डाशर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं अपने साथियों को अहकामात दे देता हूँ। वो अभी जोकियो को उठाकर यहाँ ले आएंगे। उसके बाद सारी हकीकत का पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, गोल्फन ने कहा। उसकी बात सुनकर डाशर के चेहरे पर सुकून के तसरात ऊपर आए, जैसे गोल्फन को मुतमईन होते देखकर वो खुद भी मुतमईन हो गया हो कि गोल्फन उसके खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मेरी एक बात मानोगे, डाशर ने कहा। कौन सी बात? गोल्फन ने चौंक कर कहा। अभी इस सारे सिलसिले को अपने तक महदूद रखो, डाशर ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, गोल्फन ने चौंक कर कहा। जब तक क्लार्क हमारे हाथ नहीं लग जाता उस वक्त तक तुम चीफ को मेरे बारे में और इन सारी बातों के बारे में कुछ न बताओ। मैं चीफ के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। चीफ को फार्मूला देकर मैं अपनी कामयाबी का उसे इनाम लेना चाहता हूँ। उसके सामने नाकाम होकर नहीं जाना चाहता। तुम मेरे दोस्त हो। मैंने वाकई गलती की जो जोकियो पर एतमाद किया और तुमसे रब्ता करके असल सूरत हाल से तुम्हें आगाह न किया। अगर मैंने तुमसे रब्ता कर लिया होता तो अब इस तरह मैं मुजरिम बनकर तुम्हारे सामने राड्स वाली कुर्सी पर न झगड़ा होता। लेकिन अब मैंने फैसला कर दिया है कि मैं तुमसे हर हाल में भरपूर अंदाज में तामन करूंगा, डाशर ने कहा। मुझसे धोखा करके तुम अपनी मौत को ही दावत दोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, गोल्फन ने कहा। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अब सिवाय तुम्हारे किसी पर एतमाद न करूंगा। अगर तुमने मेरी इन सारी बातों पर भरोसा कर लिया है तो एक छोटा सा भरोसा और कर लो, डाशर ने इस पर बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। बोलो, गोल्फन ने कहा। मुझे इन राड्स वाली कुर्सियों से आजाद कर दो और मुझे नए मेकअप में अपनी टीम में शामिल कर लो। मैं तुम्हारे साथ इस जोकियो तक पहुंचना चाहता हूँ
और उसे खुद लाकर तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ ताकि उसे सारी सच्चाई उगलवाई जा सके, और उसे क्लार्क का पता मिलते ही उसे भी उठाकर यहाँ लाना चाहता हूँ ताकि उसे फार्मूले का पता चलाया जा सके कि वो कहाँ है। अगर उसने फार्मूला वाकई चीफ फाइशर को दे दिया है तो फिर मेरा तुमसे ये भी वादा है कि मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं चीफ फाइशर से हर सूरत में फार्मूला हासिल करके लाऊंगा और तुम्हारे साथ जाकर चीफ के हवाले करूंगा। इस फार्मूले को हासिल करने की कामयाबी का क्रेडिट मेरे अकेले का नहीं होगा, बल्कि इस कामयाबी के क्रेडिट में भी उतना ही हकदार बन जाओगे जितना कि मैं, और फिर एजेंसी की तरफ से हम दोनों को एक जैसा ही इनाम मिलेगा। डैशर ने कहा। है तो तुम मुझे लालच देने की कोशिश कर रहे हो, गोल्फन ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, ये लालच नहीं है पाकिश, जैसे फार्मूला मैंने अकेले ही हासिल किया था, लेकिन यहाँ हमारी टक्कर एक्रेमिया की एक बड़ी और खतरनाक सरकारी ब्लैक क्रॉस एजेंसी से है, और उस एजेंसी से मैं अकेला नहीं लड़ सकता। इस एजेंसी के चीफ फाइशर से फार्मूला हासिल करने के लिए लामहला मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बगैर मेरे लिए चीफ फाइशर तक पहुंचना और उससे फार्मूला हासिल करना नामुमकिन होगा, डैशर ने कहा। है, न जाने क्यों मुझे इस बात का अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा एतमाद और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी हर बात सच हो। बहरहाल तुम मेरे पुराने दोस्त रह चुके हो और तुमने कई बार मेरी मुश्किल में मदद भी की है, इसलिए मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें आजाद करने और तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गोल्फन ने कहा और बोलते बोलते खामोश हो गया। उसे रजामंद होते देखकर डैशर के चेहरे पर मुसरत के तसरात नमूदार हो गए थे, लेकिन उसके लेकिन कहकर खामोश होने पर वो चौंक पड़ा। लेकिन क्या? डैशर ने चौंकते हुए कहा। यही कि अगर मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर मामूली सा भी शक हुआ कि तुमने मुझे अहमक बनाया है या तुम्हारी कोई भी बात गलत साबित हुई, तो ये याद रखना, मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगा, वो भी तुम्हारी खोपड़ी में, गोल्फन ने गुर्राते हुए कहा। तो डैशर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम बेफिक्र रहो, अगर तुम्हें मुझे मामूली सा भी डाउट है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या तुमसे सच नहीं बोल रहा, तो तुम ऐसा करो कि मेरे जिस्म में ब्लैक ट्रैकर लगा दो। ब्लैक ट्रैकर लगने के बाद मैं तुमसे किसी सूरत ना छुप सकूंगा और ना ही तुम्हें कोई डांट दे सकूंगा। मैं जहां भी जाऊंगा तुम ब्लैक ट्रैकर की मदद से न सिर्फ मुझे मॉनिटर कर सकते हो, बल्कि मेरी हर बात भी आसानी से सुन सकते हो, और जरूरत पड़ने पर तुम महज एक बटन प्रेस करके मेरे जिस्म में लगा हुआ ब्लैक ट्रैकर ब्लास्ट करके मुझे हलाक भी कर सकते हो। ये बात तुम बखूबी जानते हो कि एक बार ब्लैक ट्रैकर किसी के जिस्म में लगा दिया जाए तो उसे किसी भी सूरत में दोबारा जिस्म से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसे निकालने का मतलब सिर्फ ब्लास्ट होता है और फिर सब खत्म, डैशर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर गोल्फन के चेहरे पर वाकई इत्मीनान के तसरात नमूदार हो गए, जैसे वो डैशर की बात सुनकर पूरी तरह से मुतमईन हो गया हो कि डैशर उसे कोई डांट नहीं दे रहा है, वरना वो उसे अपने जिस्म में ब्लैक ट्रैकर लगाने का कभी ना कहता। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, तुम्हारे जिस्म में ब्लैक ट्रैकर लगा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और जैसा तुम कहोगे तुम्हारी हर बात पर यकीन भी करूंगा और तुम्हारे लिए जोकियो और क्लार्क को भी गिरफ्तार मैं करूंगा और उनका जो भी इनाम होगा वो तुम्हारे ही हाथों से होगा, गोल्फन ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर डैशर की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। तो फिर मुझे आजाद करने से पहले मेरे जिस्म में ब्लैक ट्रैकर लगवाओ और फिर मुझे उस राड वाली कुर्सी से आजाद करो ताकि हम पहले की तरह दोस्त बनकर इत्मीनान से बातें कर सकें और एंजॉय कर सकें, डैशर ने कहा। ब्लैक ट्रैकर यहाँ मौजूद नहीं है और ना ही उसे यहाँ किसी इंसानी जिस्म में लगाने की सहूलत मौजूद है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे हेडक्वार्टर चलना होगा। वहाँ कंप्यूटराइज्ड मशीन के जरिए मैं तुम्हारे जिस्म में ब्लैक ट्रैकर लगवाऊंगा और फिर हम जोकियो की तरफ जाएंगे ताकि उसे गिरफ्त में लिया जा सके, गोल्फन ने कहा। ठीक है, अब अगर मुझ पर इतना यकीन कर ही लिया है तो फिर इस राड वाली कुर्सी से तो निजात दिलाओ मुझे, डैशर ने कहा। हाँ जरूर, गोल्फन ने कहा और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। वो खुद चलकर डैशर की राड्स वाली कुर्सी के अकब में आया और उसने कुर्सी के पीछे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया। बटन प्रेस होते ही खटाक कटाक की तेज आवाजों के साथ राड्स खुलते चले गए और डैशर राड्स खुलते ही एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। शुक्रिया डैशर, शुक्रिया, डैशर ने मुस्कुराते हुए कहा। यू वेलकम, गोल्फन ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है गोल्फन, डैशर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाल दिया। क्या? गोल्फन ने कहा। ये देखो, डैशर ने कहा और उसने जेब से एक चिपटा सा पिस्टल निकाल लिया।
पिस्टल बेहद छोटा था। उसके हाथ में पिस्टल देखकर गोल्फन बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या क्या मतलब? ये पिस्टल तुम्हारे पास कहां से आया? रेमंड ने तो तुम्हारी तलाशी ली थी, गोल्फन ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। साथ ही उसने जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ जेब में जाता, उसी लम्हे डैशर के हाथ में मौजूद पिस्टल से सुर्ख रंग की शुआ निकलकर गोल्फन के ऐन सर से टकराई। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और गोल्फन का सर नारियल की तरह फटकर बिखरता चला गया। उसका बेसहार का जिस्म लहराया और पूरी तरह से हाथ पांव मारता हुआ उलटकर गिरता चला गया। डैशर की खुफिया जेबों तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। गोल्फन, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे राज वाली कुर्सी से निजात दिलाई, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन और तुम्हारी सबसे बड़ी हमाकत ये है कि तुमने मेरी हर बात पर यकीन कर दिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि डैशर इतना ही तरने वाला था जिसे तुम आसानी से निगल लेना चाहते थे? डैशर तुम्हारी सोच से भी बढ़कर अय्यार और ज़हीन तरीन इंसान है, जो तुम्हारे चीफ कर्नल रिचर्डसन तक को धोखा दे सकता है, तो फिर उसके सामने तुम्हारी क्या औकात हो सकती है? डैशर ने नफरत भरी नजरों से गोल्फन की लाश की तरफ देखते हुए कहा। वो तेजी से मुड़ा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने झुक कर दरवाजे की होल से आंख लगाई और दूसरी तरफ झांकने लगा। सामने राहदारी थी जो खाली नजर आ रही थी। डैशर ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आया, उसे सामने से रेमंड और उसके साथ एक मशीन गन बरदार उस तरफ आता दिखाई दिया। डैशर उन्हें और रेमंड उसे देखकर चौंक पड़ा। उससे पहले कि रेमंड कुछ करता, उसी लम्हे डैशर के हाथ में मौजूद चिपटे पिस्टल से सुर्ख रंग की शुआ निकलकर बारी बारी इन दोनों के जिस्मों से टकराई और एक के बाद दो धमाके हुए और इन दोनों के जिस्म बमों की तरह फटकर बिखरते चले गए। डैशर तेजी से आगे बढ़ा और राहदारी के सिरे पर आ गया। उससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ता, उसी लम्हे अचानक छत से सुर्ख रंग की तेज रोशनी निकलकर डैशर पर पड़ी। डैशर को एक जोरदार झटका लगा। उससे पहले कि वो कुछ करता, उसी लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे यकलख्त उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसे अपना सारा जिस्म बेजान होता हुआ महसूस हुआ और उसके हाथ में मौजूद लेजर गन छूटकर नीचे गिर गई। जैसे ही उसका जिस्म बेजान हुआ, छत से निकलने वाली सुर्ख रोशनी खत्म हो गई और साथ ही जर्द रंग की तेज रोशनी की एक लहर सी आकर उसके सर से टकराई। ये लहर भी छत से ही आई थी। दूसरे लम्हे डैशर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर किसी ने भारी भरकम गजर मार दिया हो। उसे अपने सर के बेशुमार टुकड़े होते हुए महसूस हुए और उसके साथ ही उसके दिमाग में अंधेरा पड़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।